हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही होगी। और इसी क्रम में एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु अधातु और पदार्थ के संदर्भ में। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो मैटर्स पदार्थ क्या है? हवा पानी से लेकर के सोना चांदी कॉपर तक ये सब पदार्थ है। इनके अलग अलग रूप होते हैं, इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जिनमें मास हो, मात्रा हो, जो स्पेस अक्वायर करे, कुछ स्थान को घेरे, जिसका अस्तित्व हो, सब पदार्थ ही है ना। हवा पानी सब पदार्थ है। सोना चांदी कॉपर से लेकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब पदार्थ है। इनके फॉर्मेट, इनके रूप अलग अलग होते हैं। तो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अब सवाल ये है कि मेटल नॉन मेटल से अगर पदार्थ ही है तो किस कैटेगरी के पदार्थ है? तो देखो, जब आप पदार्थों को जानने का प्रयास करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि पदार्थ के कुछ शुद्ध रूप होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल है, पदार्थ का शुद्ध रूप जो होता है उसका एक एग्जाम्पल है एलिमेंट्स। तत्व जो है ना, ये पदार्थ ही है, पदार्थ का शुद्ध रूप है। और जब आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे, एलिमेंट्स को जानने का प्रयास करोगे ना, तो आपको पता चलेगा एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं भाई साहब। सोडियम भी एलिमेंट है, पोटेशियम भी एलिमेंट है, आयरन भी एलिमेंट है, कॉपर भी एलिमेंट है, गोल्ड सिल्वर ये सब भी एलिमेंट है। इसके अतिरिक्त एलिमेंट तो ऑक्सीजन भी है, एलिमेंट तो हाइड्रोजन भी है, एलिमेंट तो क्लोरीन भी है, एंड सो ऑन। एलिमेंट तो ब्रोमीन भी है, एलिमेंट तो बोरोन भी है, एलिमेंट तो कार्बन भी, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये कि ये सब एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनको ना दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाता है, इनके फीचर्स के आधार पर, इनके गुण के आधार पर। अब इन्हीं में से एक ग्रुप के एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है, जिसके कुछ सर्टेन फीचर या बिहेवियर या गुण होते हैं। और इससे अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करने वाले को दूसरे कैटेगरी में रख दिया जाता है, जिसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तत्वों का ही वर्गीकरण है। तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोग पढ़ते हो ना, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लेकर के क्लोरीन या बोरोन से लेकर के सिलिकॉन जर्मेनियम तक, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल्स हो सकते हैं। और नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में कुछ गिने चुने 6-7 ऐसे भी एलिमेंट है जिसके फीचर मेटल नॉन मेटल दोनों से मैच करते हैं, तो उनको मेटलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मतलब देखो, एलिमेंट्स है, तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स है उसको तीन ग्रुप में बांट दिया। एक हो गया मेटल, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब मेटल्स है। 80 से भी ज्यादा होते हैं, ज्यादातर मेटल ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ है जिसके गुण मेटल से बिल्कुल अलग होते हैं, वो नॉन मेटल है, अधातु है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वगैरह वगैरह। इन दोनों से हट करके कुछ ऐसे एलिमेंट है, ज्यादा नहीं है, कुछ है 6-7, जिसके फीचर इन दोनों से मैच करते हैं थोड़े थोड़े, तो उनको उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है? ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, इनको मेटलॉइड कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। फिलहाल हमारा सिलेबस हमें अलाउ करता है कि हम मेटल और नॉन मेटल के ऊपर चर्चा करें। किस संदर्भ में चर्चा करें? भाई साहब, मेटल अगर एलिमेंट्स है, नॉन मेटल भी एलिमेंट्स है, तो जाहिर सी बात है मेटल या धातु के अपने कुछ फीचर होंगे जो उसे नॉन मेटल से अलग कर देता है। अब ये फीचर या ये विशेषताएं किस आधार पर कैटेगराइज होगी? तो जब आप एलिमेंट्स में मेटल्स को पढ़ोगे, और आई एम श्योर नॉन मेटल के लिए भी ऐसा ही प्रॉपर्टी होगा, इसी तरीके का पैटर्न होगा। मैं धातु की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आप धातु को पढ़ रहे हो, जानने का प्रयास कर रहे हो, तो इसे दो संदर्भ में आपको जानना होता है। एक, अगर कोई मेटल है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैसा रंग रूप है, कैसा दिखता है, हार्डनेस कितना है, डक्टाइल नेचर है या नहीं है, मेलिएबल है या नहीं है, चमकदार है या नहीं है। तमाम तरह के जो भौतिक बिहेवियर वाले प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको फिजिकल गुण के तौर पर या भौतिक गुण के तौर पर रखा जाता है। तो मेटल का पहला फीचर आपको याद रखना है कि अलग अलग मेटल्स के क्या भौतिक विशेषताएं हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, ये आपको पढ़ना होगा धातु के बारे में। चलो ठीक है,
और जब ये जान लेते हो थोड़ा बहुत, तो आपको फिर केमिकल बिहेवियर भी या केमिकल या रासायनिक गुण भी आपको पढ़ना होगा मेटल के बारे में। रासायनिक गुण मतलब एक मेटल का ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होगा, दूसरे मेटल से कैसे रिएक्शन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो केमिकल है, केमिस्ट्री है ना। तो ये दोनों चीजें आपको मेटल के लिए भी और नॉन मेटल के लिए भी पढ़नी है। तो आइडिया तो हमें मिल गया कि फिलहाल अभी इसी तरीके से अपने टॉपिक को ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे छिपे हुए। और आपको यहाँ इस जगह पे एक विजुअल दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। जैसे इस चित्र को देखो, ये वाला और ये एक ही चित्र है। ये किसी मेटल का एग्जाम्पल है। इसकी क्या खासियत देख रहे हैं, इसमें एक चमक देख रहे हैं आप। मेटल की खासियत होती है कि इसकी सतह शाइनी मतलब चमकदार होती है, लस्टर जिसको हम कहते हैं, लस्ट्रस। चमक एक भौतिक गुण है। मेटल की ये खासियत है कि इसमें एक चमक होती है। नॉन मेटल डल होता है, मलिन होता है, चमकदार नहीं होता है। मेटल के प्रॉपर्टीज के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको इस विजुअल में ही दिख गया कि इसमें चमक होती है, चलो ठीक है। इवन ज्यादातर मेटल आपने देखा होगा कि ये कठोर होते हैं, हथौड़े से पीटना पड़ता है, सोना चांदी कॉपर से लेकर के कोई भी हो, तो ये हार्डनेस को शो करता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में सारे मेटल एकदम एक ही जैसा हार्ड होता है। कुछ ज्यादा हार्ड होता है, कुछ कम हार्ड होता है, और सोडियम पोटेशियम जैसे कुछ मेटल तो सॉफ्ट भी होते हैं। अपवाद अपनी जगह, लेकिन इन जनरल मेटल या मेटल की बनी हुई चीजें कठोरता को प्रदर्शित करती है। तो धातुओं में एक भौतिक विशेषता में कठोरता भी रख लीजिए, चमक, कठोरता। और धातु में ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ऐसे समझ लो अपवाद को छोड़ करके। इसके अलावा मेटल की खासियत एक और क्या होती है पता है। जैसे आपके पास मेटल का कोई टुकड़ा है, आप उसे पीट करके वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। जब मेटल को आप हथौड़े से हल्के से ऐसे पीटते हो ना, तो पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हर पदार्थ इस तरीके के फीचर को शो नहीं करता है। ये मेटल ही है जिसको जब आप पीटना शुरू करते हो तो फैलता है, और इसी कारण से उसको आप शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी से फॉइल बनता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसमें एक खास गुण है जिसके कारण आप उसे पीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसी से एल्यूमिनियम फॉइल बनता है जिसमें हम भोजन की सामग्री को रखते हैं। गोल्डन फॉइल बन सकता है, सिल्वर फॉइल बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को ना मेलिएबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धनीयता, मेलिएबल। यानी तीसरा प्रॉपर्टी जो मेटल में होता है वो होता है कि मेटल में आघात को सहने की क्षमता होती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं है, उसमें आप शीट नहीं बना सकते हो, है ना, मेटल से बना सकते हो। उसके अलावा चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो डक्टाइल, तन्यता। तन्यता मतलब धातु का वो गुण जिसके कारण आप मेटल से तार बना सकते हैं। कॉपर का वायर बनता है क्योंकि कॉपर डक्टाइल होता है, मतलब सिल्वर का वायर बन सकता है क्योंकि वो डक्टाइल होता है। तन्यता नाम के गुण उसमें पाया जाता है, और मेटल में ये होता है। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि मेटल से बनी हुई चीजों के ऊपर किसी हार्ड सरफेस से ऐसे पीटोगे ना, तो खन खन की, टन टन की आवाज आती है, रिंगिंग साउंड जिसको कहते हैं। ध्वनिक, सोनोरस होते हैं। घंटी वाला या किसी भी चीज, मेटल की चीजों पे ऐसे जोर से आप हथौड़ा मारो, मेटल की चीजों पे, मेटल की चीजों से मारो, तो आपको खन खन की आवाज सुनाई देती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक फीचर ही है ना, कि एक सोनोरस साउंड सुनाई देती है। इसके अतिरिक्त मेटल या मेटल से बनी हुई चीजें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है। तो ये जो 5-6 पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये मेटल के फीचर को रिप्रेजेंट करता है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पदार्थ कठोर, हार्ड, चमकीले, लस्ट्रस, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय मतलब मेलिएबल्स, जिससे हम उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल और सोनोरस होते तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते, गुड कंडक्टर होते। और जिन पदार्थों में सामान्यतः ये गुण पाए जाते हैं ना, उनको धातु कहते हैं। जिनमें ये सामान्यतः गुण होते वही मेटल है। चाहे वो सोडियम पोटेशियम की बात कर लो, कैल्शियम आयरन कॉपर की बात कर लो, ये सब के सब मेटल है। इनकी कुछ खास फिजिकल विशेषता। यही चीज अगर नॉन मेटल में आप देखोगे, इसका जस्ट अपोजिट कर लो। जो मेटल में फीचर था, नॉन मेटल में वो नहीं होगा। जैसे कि आमतौर पर क्या लिखा है, इसके विपरीत, मेटल के विपरीत कोयला, सल्फर या फिर और खास तरीके के पदार्थों का सोचो, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल है। ये सोना चांदी जैसे एकदम चमकदार नहीं होती, ये मलिन होते, डल होते। तो इसकी क्या खासियत होगी,
अपोजिट हो गया ना लस्टर का, मलिन। ये हथौड़े की हल्की चोट से चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब कोयले के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो एल्यूमिनियम की तरफ फैलता थोड़ी है, शीट नहीं बना सकते, टूट 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 जाते हैं। ये सोनरस साउंड उत्पन्न नहीं करते, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इनको अधातु कहते हैं, और ये सब अधातु के उदाहरण है। तो मेटल के फीचर का अपोजिट हो गया। इसी डिस्कशन में हमने दो तीन जो थोड़े अलग टाइप के शब्द हैं उसके ऊपर फोकस भी किया है और अलग से लिखा भी है। जैसे मेटल का एक फीचर होता है मेलिएबिलिटी, और कोई पूछे कि ये क्या होता है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर वो गुण, खास करके मेटल में होता है, जिसके कारण उसे पीट करके आप शीट बना सकते हो, फॉइल बना सकते हो, उसको मेलिएबिलिटी कहा जाता है। मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। और डक्टाइल किसको कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण उस पदार्थ से तार खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, तो वो चीज मेटल में है, उसको तन्यता कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। और सोनरस साउंड तो आपको पहले से ही पता है कि खनखन की आवाज मेटल या मेटल से बनी हुई चीजों से निकलती है। तो सोनरस, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, ये तीन अलग शब्द थे, तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों किससे एसोसिएटेड है? मेटल से एसोसिएटेड। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि आमतौर पर इन जनरल हम कहते हैं कि मेटल या मेटल से बनी हुई चीजें हार्ड होती है, मेटल आमतौर पर कठोर होता है, ऐसे कह देते हैं, लेकिन सारे मेटल एक जैसे कठोर नहीं होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। सो मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, चाकू से काट सकते हो इसे। तो ये, इसकी तुलना आप अगर सोना चांदी से करोगे, आयरन से करोगे, तो ऑब्वियसली ये उतना टफ नहीं होता, नरम होते हैं। तो चलो ये याद रख लेना है कि सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है, चाकू से काट सकते हैं पनीर की तरह। चलो ठीक है, अब पनीर जितना भी नहीं होता लेकिन ठीक है, सॉफ्ट होता है। अच्छा, इन जनरल आप जानते हैं कि मेटल आमतौर पर हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसको हम मरकरी कहते हैं, Hg, पारा। पारा पूरे मेटल की बिरादरी में इकलौता ऐसा मेटल है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आमतौर पर मेटल हार्ड होते हैं, उसको पिघलाओगे, गर्म करोगे, तब जाकर के वो मेल्ट होगा। बट मरकरी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, तो ये अपवाद है। अच्छा, ब्रोमीन जो है ना, इसी तरीके का एक शब्द होता है ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आमतौर पर। और नॉन मेटल जो है ना, ज्यादातर नॉन मेटल या तो गैस के रूप में होगा या सॉलिड के रूप में होगा। जैसे अगर गैस की बात करें, ज्यादातर तो गैस ही होते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, ये सब गैस ही है। बट अगर कोई पूछे कि नॉन मेटल में कोई एक ऐसा नॉन मेटल है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ब्रोमीन का नाम ले लो। बाकी मेटल तो मरकरी है, ये आप जानते हैं। तो ये अपवाद वाला केस हो गया, ये आपको ऐसे याद रख लेना। फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल को कंपेयर करके हमने थोड़ा सा समझ लिया, और इसी आधार पर अगर कुछ भी प्रश्न बनते हैं तो हम सोच के आंसर दे सकते हैं। क्या मेटल डक्टाइल होते हैं? हाँ होते हैं। क्या मेटल मेलिएबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते। तो ये सब चीज याद रखना। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, केमिकल बिहेवियर की तरफ चलते हैं। जैसे केमिकल बिहेवियर में क्या होता है कि किसी मेटल का किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन क्या होता है। जैसे मेटल का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, एक मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, क्यों बनेगा, ये सब केमिस्ट्री है, केमिकल बिहेवियर है। तो अभी फिलहाल जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एक मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो इन जनरल सीधी सी बात है, मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा ना, मेटल प्लस ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन में सीधा बोल रहा हूं, तो ये मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर एक मेटल है। अगर हवा की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं ना, तो ये एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ कॉपर का रिएक्शन हो जाता है। अगर कॉपर को हवा की उपस्थिति में गर्म करते तो यही रिएक्शन है। तो इससे काले रंग का कॉपर ऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड जो बना है, मेटल का ऑक्साइड है, ये किस रंग का होता है? तो काले रंग का। ये पॉइंट यहीं पे याद रख लेना, ब्लैक ऑक्साइड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। आमतौर पर इन जनरल क्या हो कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम का फीता, जब आप उसे जलाते हो ऐसे, तो उससे राख जो बनता है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इवन वो छोड़ो, जब
लोहा, आयरन, आयरन की बनी हुई कोई चीज को आप ऐसे हवा में खुले छोड़ देते हैं ना, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, नमी मतलब पानी के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड आयरन पे बनने लगता है, जिसे लोहे का जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इट्स अ केमिकल रिएक्शन। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप आयरन में जंग लगने की घटना से परिचित है, बिल्कुल है। तो आयरन में जो जंग लगता है, ये आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन का ये ऑक्साइड इसके ऊपर ब्राउन लेयर के रूप में जमा हो जाता है और लोहे की गुणवत्ता खराब होती है। ये भी एक ऑक्सीजन वाला रिएक्शन है अलॉन्ग विथ वाटर। मैग्नीशियम के रिबन या मैग्नीशियम के फीते को आप दहन करते हो तो उससे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो मेटल अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गिव्स ऑक्साइड विच इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल का क्या होगा? अब मेटल की तो बात हो गई, नॉन मेटल का भी बता दो। तो देखो सीधी सीधी बात है, नॉन मेटल भी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहां भी ऑक्साइड ही बनेगा। जैसे सल्फर है ना, सल्फर नॉन मेटल है, तो सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी सल्फर का ही ऑक्साइड हुआ। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, है ना। कार्बन करेगा तो कार्बन का ऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल है। तो पहली बात सीधा समझो, सल्फर के एग्जांपल से ही मैं कहानी ले चलता हूं, और इसको बताने का एक मकसद है। इसके पीछे 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन जनरल सबको पता है कि नॉन मेटल जैसे सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन क्या होगा जब सल्फर डाइऑक्साइड जो बना उसका रिएक्शन पानी के साथ होगा, ठीक है। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड और पानी जब रिएक्ट करेगा तो इससे एसिड प्राप्त होता है, लेकिन उस एसिड को सल्फ्यूरिक मत बोलिए, उसे सल्फ्यूरस अम्ल बोलिए। सल्फ्यूरस अम्ल आगे और रिएक्शन के बाद सल्फ्यूरिक एसिड देगा, ये शब्द याद रखो। आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है? सल्फ्यूरस। ये भी प्रश्न आया है कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है। अगर ऑप्शन में सल्फ्यूरस एसिड है तो वही आंसर होगा, अगर नहीं है तब तो सल्फ्यूरिक एसिड लगा दो, क्योंकि इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके H2SO4 नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? H2SO3 बना रहा है। तो ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक नहीं। आगे ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक बात है, लेकिन फिलहाल इमीडिएटली सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और अगर एसिड है तो एसिड कैसा बिहेवियर शो करता है? एसिड की खासियत आप जानते होंगे, एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। कोई भी एसिड होगा तो एसिड लिटमस पेपर पे किस तरीके की प्रतिक्रिया दिखाता है? एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। अगर कोई लिटमस पेपर आपके पास ब्लू वाला है और एसिड में डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसी से आपको पता चलता है, जैसे एक्स नाम का कोई पदार्थ है और मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस है, इसने क्या कर दिया? नीले, ठीक है, ब्लू को लाल में बदल दिया, तो पक्का ये एसिड है। एसिड की ही ये फीचर है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे एक आइडिया मिल रहा है आपको। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न सीधे सीधे आ रहा है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या बना? कोई एसिड बना। नाइट्रोजन का ऑक्साइड आगे नाइट्रिक एसिड बनाएगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो भी है एसिड ही बनता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है अधात्विक ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। अधात्विक मतलब ये वाला, देखो ये जितने हैं ना, कार्बन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, क्या है? नॉन मेटल ही है ना। इनके ऑक्साइड आगे वाटर से रिएक्ट करके कोई ना कोई एसिड बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो आप कहेंगे एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा? पीएच मान 7 से कम होगा। ये लिटमस पेपर पे किस तरीके का रिजल्ट दिखाएगा? ब्लू को रेड कर देगा। ये सब पॉइंट यहीं पे याद रखना है, मैं बोलूं ना बोलूं, सीधा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बना, आगे सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आप नाइट्रिक एसिड देख सकते हो, ये सब एसिड ही है ना, और नॉन मेटल के ऑक्साइड है। लेकिन ऑक्साइड तो भाई साहब कैल्शियम का भी है, जिंक का भी है,
मैग्नीशियम का भी है। तो इनके ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ये लिटमस पेपर पे क्या रिजल्ट शो करेगा, रेड को ब्लू कर देगा, है ना। तो मेटल के ऑक्साइड क्षारकीय बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और उसी हिसाब से लिटमस पेपर पे रिजल्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछे कि मेटल ऑक्साइड लिटमस पेपर पे क्या रिजल्ट शो करेगा, तो भाई मेटल ऑक्साइड बेस है तो बेस की तरह रिएक्शन शो करेगा। आपको पता है बेस क्या करता है, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न पढ़ने के लिए ना एक दो चीजें और आपको, ये प्रश्न मैं अभी आगे करवाऊंगा, लेकिन कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। इसको छोड़ दो, पहला वाला प्रश्न वापस में आऊंगा। पहले मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए, और ये वो प्रश्न है जो अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना उसी में से उठा के प्रश्न बना दिया, रियल प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन सही है। अब 3 गलत है, 1 सही है। जो सबसे बेस्ट आंसर आपको लग रहा है कि ये तो सही है, वो चुन लीजिए। पहले लगा कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी धातुएं ठोस होती है। अभी अभी हमने ठीक देखा मरकरी के बारे में कि मरकरी धातु है, लेकिन वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये चीज तो सही हो ही नहीं सकती कि सभी धातु ठोस होती है। सभी शब्द से ज्यादातर होती है, लेकिन सभी नहीं होती। तो ये तो गलत हो गया, हमें सही चुनना है। सभी धातुएं कठोर होती है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, क्या ये कहा जा सकता है। अपवाद को कौन लेगा भाई, हमने देखा ना कि सोडियम पोटेशियम इतने भी कठोर नहीं होते, नरम होते, चाकू से काट सकते। तो ये लाइन भी मुझे गलत लग रहा है कि सभी के कारण, ये शब्द भी मुझे ज्यादातर होते लेकिन सभी नहीं। ये वाला काट दिया। अब तीसरे और चौथे में से कोई एक तो टिक लगाना होगा। अब लिखा है कि सभी अधातुएं गैस होती है। ठीक है, बहुत सारी अधातुएं गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब गैस है। हाइड्रोजन हो गया, ये गैस है, अधातु है। बट ब्रोमीन भी तो एक अधातु है। तो क्या ब्रोमीन सभी में नहीं आता है, ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और अधातु तो सॉलिड भी होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके कारण ये भी गलत है, ऑल के कारण गलत है। हाँ, ये जो लिखा है ना कि अधातुएं अतन्य होती है, अतन्य मतलब नॉन डक्टाइल होती है, ये बात ठीक है। मेटल डक्टाइल है लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डक्टाइल। तो ये तो फिलहाल सही लग रहा है। तो एक प्रश्न पूछने का एक तरीका ये हो सकता है। अभी दूसरे प्रश्न पे मैं आऊंगा, लेकिन आगे पॉइंट को बता करके आऊंगा दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। और आप लोगों के लिए जानकारी ये है कि ये जो हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं ना, जो हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, जो सिलेबस के हिसाब से डिजाइन कंटेंट है, ये उसी का एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर का कंटेंट आपको इसी तरीके से डिलीवर करवाया जाता है, और इसके लिए कोर्स है जो आपको एप्लीकेशन, एक्लोन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और इनफैक्ट उसी पे ही आप क्लास भी देख रहे हैं, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से इस ऐप पे चले जाओ, डाउनलोड करो, और अगर आप चाहिए पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पैडागोजी सब कुछ एक एक पैकेज के रूप में, तो बहुत मामूली फीस है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए 2-3 ऑप्शंस मैंने अभी रख दिया है। एक तो ये है, कुछ लोगों को खाली पेड नोट्स चाहिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी और पैडागोजी भी हो, तो ये भी आप ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये भी आप खरीद सकते हो। ये फ्री नहीं है, थोड़ा सा फीस है इसमें। और बहुत लोगों को खाली पैडागोजी पढ़ना है, साइंस पैडागोजी, तो इसके लिए भी ऑप्शन दे दिया। आपको जो चाहिए, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ चाहिए तो ये वाला कोर्स, अगर खाली पीडीएफ चाहिए, नोट्स पूरा का पूरा कंटेंट, तो ये ले लो। पैडागोजी चाहिए नोट्स, तो ये ले लो। बाकी आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार पीछे भी आएंगे, है ना। अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल की बात की है, कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल बिहेवियर की बात की है, खास करके ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल का और नॉन मेटल का, और कैसे ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड में मेटल का ऑक्साइड कैसे बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे एसिडिक होता है। ये हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक बात है, डन है जी। अब एक प्रश्न है, दिलचस्प है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। क्यों मैं कह रहा हूं दिलचस्प, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहा है। एक प्रश्न के रूप में ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है कि क्या कॉपर में जंग लगता है, कॉपर खराब होता है। ये क्यों पूछा जा रहा है, पूछने का मकसद ये है कि कॉपर को ना आमतौर पर नॉन रिएक्टिव
एक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़ोगे ना तो ये कॉपर नीचे की तरफ आता है, जैसे सोना चांदी होता है ना वैसे कॉपर भी है। तो ये सब अनअभिक्रियाशील या नॉन रिएक्टिव टाइप का मेटल है। और अगर कोई मेटल आपको पहले से पता है कि कंपैरेटिवली वो इतना रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, तो क्या है ये नॉन रिएक्टिव मेटल भी रस्टिंग प्रोसेस को या मेटलिक कोरोजन के प्रोसेस को, जैसे लोहे में जंग लगता है, तो चलो लोहा कंपैरेटिवली रिएक्टिव है, उसमें जंग लगने की प्रक्रिया समझ में आ जाती है कि ऑक्सीजन पानी से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन कॉपर तो इतना रिएक्टिव नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम रिएक्टिव है। तो क्या इसमें कोरोजन हो सकता है, जंग लगने जैसी घटना? इसका जवाब है यस, हो सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मिले, इसको लंबे समय तक खुले वातावरण में इसे रख देंगे ना, नमी युक्त वातावरण में, तब जाकर के रिएक्शन होगा। आयरन में तो जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली, लेकिन इसको लंबे समय तक अगर प्रोलॉन्ग तरीके से एक्सपोजर मिलेगा ना, तो ये जो कॉपर है ना, यकीन मानो एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दो कंपोनेंट बनाएगा। क्या नाम है इसका? कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट। और यही पदार्थ ग्रीनिश कॉट के रूप में इसके ऊपर जमा हो जाता है। जैसे जंग ब्राउन वाला होता है ना लोहे के ऊपर, वैसे ये ग्रीन के रूप में इस पे जमा हो जाता है। तो जवाब है इस पे ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जब कॉपर के बर्तन को क्या पूछा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग तरीके से एक्सपोजर मिले। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नमी युक्त हवा में, वायु में खुला रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की ग्रीन कॉट, हरी परत जम जाती है। ये सब प्रश्न है, ठीक है ना। ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। तो अब दो तीन सवाल यहां से बन सकते हैं। कॉपर में जंग लग सकता है, मतलब जंग लगने का मतलब है कि कोरोड हो सकता है, संचारण हो सकता है। आप कहेंगे हाँ, कब? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में हो सकता है। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है? तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बनाता है, और यही ग्रीन कॉट के रूप में कॉपर के ऊपर जमा हो जाता है। इंडिकेशन है कि कॉपर खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला पदार्थ का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि वो पदार्थ कौन सा है। ये ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूं, ये पूछा गया है। फिर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, वो किस रंग का होता है? अभी बताया था कुछ देर पहले, कमेंट में लिखना आप किस रंग का होता है, या अपने दिमाग में सोचो। तो यही सब तो की पॉइंट है जो आपको समझना है। कॉपर का लॉन्ग एक्सपोजर होता है नमी युक्त वायु में, तो उससे कौन सा पदार्थ बनता है जो ग्रीन लेयर के रूप में जमा हो जाता है? तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब ये देखो, यही रियल प्रश्न आया हुआ है। ये देखा गया है कि वर्षा ऋतु में, यानी कि रेनी सीजन में, कॉपर के एक पात्र क्षय होकर बनाता है। क्या बनाता है भाई साहब? ऑप्शन देख लो। इट इज ऑब्जर्व दैट कॉपर वेसल gets corroded in rainy season to give something what? Reddish brown coating of copper oxide and copper hydroxide. ये तो हो ही नहीं सकता। हमने देखा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट था, और भी ग्रीन, तो रेडिश ब्राउन तो हो ही नहीं सकता। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की हरी परत, ये अभी अभी हमने देखा, ये बिल्कुल आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा। बाकी देख लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो सिर्फ बी आंसर होगा, सीधा सीधा प्रश्न बन गया। तो ये भी पॉइंट आपको फिलहाल समझ लेना। तो अभी हमने एक बिहेवियर देखा केमिस्ट्री की दुनिया के हिसाब से कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या हो सकता है, और कॉपर में भी जंग लगना और आयरन में भी जंग लगना, दोनों चीज देख लिया। चलो ठीक है। अब पानी के साथ रिएक्ट करवा दो। अगर मेटल का पानी के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है? मेटल धातु अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे मेटल ऑक्साइड बनेगा फिर से, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहली चीज तो ये। और अगेन इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से वाटर के साथ होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अभी अभी देखा ना इस तरीके से। ये देखो कहा गया, ऑक्साइड है, ये पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऑक्साइड कैसे आया? जब
पानी से रिएक्शन हुआ मेटल का, तो पहले ऑक्साइड बना फिर हाइड्रोजन, एंड देन ये ऑक्साइड वाटर के साथ फिर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देता है। सो वाटर प्लस मेटल बेसिकली अल्टीमेटली मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड देन मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी निकलता है। देखो जल के साथ क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन के साथ मेटल के ऑक्साइड, और यही धातु ऑक्साइड जल में, जो धातु ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील है, तो ये जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड बना देता है। सोडियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन सभी धातु जल के साथ इसी तरीके से अभिक्रिया नहीं करती। देखो यहां पे अब केस बन जाता है मोस्ट वीवीआई पॉइंट में आपको बताता हूं। इन जनरल आपको पता तो चल गया सिग्नेचर स्टेप क्या होता है कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड हाइड्रोजन, देन वो मेटल का ऑक्साइड आगे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देता है। लेकिन बहुत सारे मेटल्स होते हैं और उनका रिएक्शन पानी के साथ एक ही तरह का नहीं होता है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एकदम ठंडे पानी के साथ बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं, तेज रिएक्शन करते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, आग वाग लगने के चांस होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम। आप ये शायद जानते होंगे कि सोडियम पोटेशियम केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत रिएक्टिव मेटल है, और इसको अगर आप ऐसे पानी में छोड़ दोगे ना, ठंडे पानी में, इवन ठंडे पानी में तेजी से रिएक्ट करता है और बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से उस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन बना है ना, ये हाइड्रोजन इमीडिएटली जलने लगता है और फिर ये एनर्जी का लेवल आपको परेशान भी कर सकता है। तो थोड़ा सावधानी से इस चीज को ध्यान में रख करके आपको चलना होगा लैब वगैरह में, कि अगर सोडियम पोटेशियम है और पानी है तो थोड़ा सा उनको दूर ही रखो, अगर साथ में जाएगा तो आग वाग लग सकता है, दिक्कत हो सकती है ना। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल है जो ठंडे पानी से बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन होते हैं ऊष्मा के हिसाब से। रिएक्शन तो कैल्शियम भी करते हैं जल के साथ एवं ठंडे पानी के साथ, लेकिन इसकी अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, और यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इतना वायलेंट नहीं होता जितना सोडियम पोटेशियम होता है। तो देखो दो बातें होगी, सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी के साथ तेज वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है, कैल्शियम करता है लेकिन स्लो तरीके से करता है, लेकिन करता ये भी। और इस रिएक्शन में ये देखो, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पे चिपक जाते हैं, इसलिए जब ये रिएक्शन होता है ना और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो कैल्शियम की सतह पे ये बुलबुले चिपक जाते हैं, इसलिए ये तैरने लगते हैं, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। गैस के बुलबुले किसी पदार्थ पे चिपक जाएंगे तो वो तैरने लगता है, तो ये अलग से ऐसे ही याद रख लेना। लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। एक पॉइंट तो हो गया कि भैया सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, इसमें कैल्शियम स्लो, बाकी दोनों फास्ट करता है सोडियम पोटेशियम। अब आ जाते हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको यहां बता रहा हूं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, डन, एक ग्रुप में इसको रख दो। चलो अब आ जाते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके ये वापस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और यहां भी वही हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की धातु पे चिपक जाते हैं, तो मैग्नीशियम यहां भी तैरना आरंभ कर देता है कैल्शियम के जैसे। लेकिन फर्क ये है कि ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, यानी ठंडे पानी से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना है, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक ग्रुप में रख दिया, मैग्नीशियम को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक बात है। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इसकी बात तीसरे ग्रुप में, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इसको एक ग्रुप में रख दो। ये ना भाप से रिएक्ट करता है, वेपर से रिएक्ट करता है, ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से, वाटर वेपर से रिएक्ट करता है। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करते हैं, दैट मीन्स ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से, वेपर से करते हैं। और एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट नीचे की तरफ होते हैं ना, जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कुछ हद तक लेड भी,
तो ये नीचे है, ये पानी के साथ, भाप के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। यानी कुल मिलाकर के टोटल मैं 4 कैटेगरी आपको बता रहा हूं, और ये अभी के अभी याद कर लो, तीसरा और चौथा। क्या बोला मैंने कि एक कैटेगरी है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का, जो ठंडे जल से रिएक्ट करता है, जिसमें कैल्शियम पे स्टार लगा देता हूं क्योंकि स्लो होता है। दूसरा कैटेगरी है मैग्नीशियम का, जो गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठंडे से नहीं करता है। और तीसरा है भाई साहब ये वाला एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो भाप से रिएक्ट करता है, ठंडे और गर्म पानी से नहीं। और जो बिल्कुल नहीं करता है वो सोना चांदी कॉपर जैसे या लेड जैसे लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो। बाकी इसकी कहानी मैंने आपको अभी केस के साथ समझा दिया था कि कैसे वो तैरता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रख लोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलॉन्ग विद ये 5वां पॉइंट भी याद रख लो, क्योंकि कैसे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी पे तैरते हैं हाइड्रोजन के बबल्स के कारण, वो एक सब्सिडरी केस है, ठीक है। पर मेन ये चारों केस है, तो इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक के डिस्कशन से आपको आइडिया मिल चुका है भाई साहब कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील है। सोडियम ही क्यों, पोटेशियम भी। यह ऑक्सीजन के साथ खुले हवा में भी जलने लगता है, रिएक्ट कर लेता है, और पानी के साथ तो करता ही है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सोडियम को बचा के रखने के लिए आप कहाँ रखते हो, केरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखते हो, मिट्टी तेल में रखते हो, ताकि ये आग ना लगे, इसमें अपने अस्तित्व को ये लूज ना करे सोडियम को। और अगर नॉन मेटल की बात करें, अभी तक जो पानी का रिएक्शन हमने देखा, मेटल के साथ देखा, किसका स्लो होता है किसका फास्ट होता है, मेटल के साथ। लेकिन सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, सामान्यतः ऐसे बोला जाता है। यद्यपि अधातु हवा में सक्रिय हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। और आपने सुना होगा कि जैसे सोडियम को मिट्टी तेल में रखते हैं ना, वैसे फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। अगर ये पानी में रिएक्ट कर लेता तो इसको पानी में रखा ही नहीं जाता। तो फॉस्फोरस को अगर पानी में रखते हैं, इसका मतलब पानी में रिएक्ट नहीं करता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मेटल खूब करता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, हवा में ये रिएक्ट करता है, वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। इसलिए आप इसे पानी में रखते हो ताकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, और उसमें रखा रहता है सुरक्षित। तो मेटल का रिएक्शन बहुत तेज होता है, कंडीशनल होता है। नॉन मेटल सामान्यतः रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया पानी वाला। और तीसरा एसिड, देखो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि लवण बनेगा, लवण, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो कैल्शियम है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड का रिएक्शन जब मेटल से होता है तो कोई सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते इन जनरल। नॉन मेटल जो है ना, ये एसिड से रिएक्ट यूजुअली नहीं करते, ऐसे हम कह सकते हैं। मेटल करते हैं। और अम्ल ही क्यों, बेस से भी जब अभिक्रिया करते तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती। तो ऐसे सीधा समझ लो कि मेटल्स जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा, एसिड में से, एसिड से या फिर बेस से, तो कोई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और सामान्यतः अधातु तो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, आप जानते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको यहीं पे याद रख लेना है। लेकिन अपवाद में भी कुछ केस है जो आपको याद रखना है। देखो इसको अलग से अगर मैं बोलूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, सिंपली मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन नॉन मेटल की अभिक्रिया जो बेस से होती है क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, आपके सिलेबस का ये हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसे सीधा सीधा एक ही साथ आप समझ लो ना, अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है कि एसिड बेस का रिएक्शन आमतौर पर किसके साथ होता है, मेटल के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड से नहीं होता, और बेस से जो होता है वो बड़ा अलग टाइप का कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। तो इन दोनों को साइड कर दो, नॉन मेटल को साइड कर दो।
एसिड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, और अब मैं उस पहले प्रश्न की तरफ आपको ले जा सकता। मैंने बोला था कि अभी कुछ देर के बाद बताता हूं। ये लो आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से अधातुओं के लिए कहा गया सत्य कथन है? नॉन मेटल के बहुत सारे फिजिकल केमिकल बिहेवियर को आप समझ चुके हो। अब इसमें से सही कथन क्या है? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्या ये सही है? आई डोंट नो। अभी अभी हमने पढ़ा है फॉस्फोरस के बारे में, कुछ याद आ रहा है? 3 गलत है, 1 सही है। ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब इन दोनों में से कोई एक ही चुनना होगा, क्योंकि फॉस्फोरस वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, आपने देखा, इसीलिए उसको पानी में रखते हैं फॉस्फोरस को, और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। और वे एसिड के साथ सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। देखो हमने क्या बोला था कि एसिड हो या बेस हो, उसकी प्रतिक्रिया मेटल के साथ इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल के साथ नहीं, आमतौर पर नहीं करता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि सक्रिय रूप से मेटल की तरह रिएक्ट करे, ये भी गलत है। और पीटे जाने पर नॉन मेटल थोड़ी साउंड उत्पन्न करेगा, तो एक ही सही है कि ये पानी से अभिक्रिया नहीं करते, तभी तो फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं, ये लिखा भी है क्लियरली। ये देखो, सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वायु में बहुत सक्रिय हो सकते। अब यहीं से प्रश्न उठा के पूछा गया है ना, तो याद रख लेना, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हमने मेटल और एसिड का रिएक्शन देखा था, और मेटल और बेस का रिएक्शन भी देखा। आमतौर पर मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इसके अपवाद भी है क्या? यस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। कॉपर एक मेटल है, बोलो हाँ। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक सीधा सीधा केस याद रख लेना कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन कॉपर की बारी जब HCl से रिएक्ट करने की होगी तो ये रिएक्ट नहीं करता है। एक्टिविटी सीरीज से इसका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे फिलहाल ये याद रख लो, मैं आपको बोलूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड से करता है कॉपर, लेकिन HCl से नहीं करता है, एक पॉइंट ही। और दूसरा पॉइंट जो अपवाद में है कि जब धातुएं नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। अब देखो दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, तनु HCl से, सल्फ्यूरिक से कर लेगा, ठीक है। और आमतौर पर हम जानते हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन अगर किसी मेटल के लिए देखा जाए तो खास करके एक दो अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए। अपवाद में भी अपवाद होता है, वो अलग बात है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड HNO3 होगी ना, तो HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मेटल प्रोड्यूस नहीं करता है, ये याद रखना है। क्योंकि HNO3 एक खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो H2 जो उस रिएक्शन में, मतलब अगर मान लो HNO3 के साथ मेटल का रिएक्शन होगा ना, तो उसमें जो हाइड्रोजन बना है क्षणिक देर के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करके ये HNO3 पानी में बदल देता है, तो टिकने ही नहीं देता है। ये खुद एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये ऑक्सीडाइज करवाता है दूसरे को, तो जैसे ही हाइड्रोजन बनेगा ना तो उसको टिकने नहीं देगा, कहेगा पानी में बदल जाओ। तो कहने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, कुछ होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा भी केस है जिसमें किसी खास एसिड से रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइड्रोजन उत्सर्जित नहीं करते, तो आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड। अपवाद हो गया। और दिलचस्प बात केमिस्ट्री की ये है कि इस अपवाद में भी अपवाद है भाई साहब। आमतौर पर मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, लेकिन दो मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें अपवाद में भी अपवाद होगी। मैग्नीशियम और मैंगनीज ये डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज करेगा, ये क्या बात होगी। यही तो है केमिस्ट्री। क्या बोल रहा हूं मैं? मेटल का रिएक्शन
एसिड से होता है, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन एक एसिड HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, वो मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। लेकिन खास तरह के मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और वो मेटल है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो एक अपवाद तो ये हो गया, और अपवाद में भी अपवाद ये हो गया। बस एक्स्ट्रा प्रयास आपको यहाँ पे ये करना है, और ये बात तो आप जान चुके हैं। कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये सब प्रश्न के रूप में आए। और बाकी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है, बट कुछ मेटल बनाते हैं जिसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के आपके दिमाग में ये चीज घर करवाना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण है, इसको निकलने नहीं देना है, ऐसे दिमाग में सेट कर लेना है। चलो ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लो आयरन एक पदार्थ है और कॉपर सल्फेट एक पदार्थ है, सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद ही SO4 के साथ जाके कंबाइन हो गया। इसको विस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन ने कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन इसकी कंडीशन है, देखो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस तब कर सकता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, जब रिएक्शन में आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद ही उसके जगह पे बैठ जाता है। क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को हटा दिया, रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर इसका उल्टा आप करोगे, आप चाहोगे कि कॉपर आयरन को हटा दे, तो ये नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को तो हटा सकता है, कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता। क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे, ऊपर वाले नीचे को वाले एलिमेंट को हटा सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं सिंपली ए है और BC है, इन दोनों में रिएक्शन हुआ और ए ने बी को हटा के अकेला कर दिया और AC बन गया। अब सोचो इसका क्या मतलब हुआ? ए ने बी को हटा दिया और सी के साथ खुद ही चला गया। इसका मतलब है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, क्योंकि अगर ए ने हटा दिया बी को तो बी कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव हट सकता है और ज्यादा रिएक्टिव हटा सकता है। समझ? अगर मैं कहता हूं एक्स ने वाई को हटा दिया उसके सॉल्यूशन से, तो एक्स इज मोर रिएक्टिव, और एक्स ने जेड को नहीं हटाया तो जेड ज्यादा रिएक्टिव। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो, जिंक कॉपर सल्फेट, ऑब्वियसली यहां पे रिएक्शन हुआ है, जिंक खुद आ गया, कॉपर हट गया, इसका मतलब है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये इंडिकेशन हुआ। मैग्नीशियम ने कॉपर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर काफी नीचे आता है तो कॉपर को तो जो आता है सब हटा देता है, आयरन भी हटा देता है, सब हटा देता है। ऐसे में कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद ही जाके बैठ जाता है। दैट इज द केस। अब ए है, बी प्लस सी है, अब ए ने बी को हटा दिया तो इसका मतलब क्या है? ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो ऐसे में ना मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि ये पॉइंट आप समझ लो, एक्टिविटी सीरीज, क्योंकि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है उसका आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बोलूंगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिसका नाम मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो याद रखना है आपको, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, क्या लिखा हुआ है देखो, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और जैसे नीचे जाओगे ना, गोल्ड, उसके ऊपर सिल्वर, सबसे कम रिएक्टिव ये है। देखो कॉपर नीचे ही आ रहा है, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है मरकरी, सिल्वर, ये। तो ये पूरा का पूरा ना
एक सीरीज है, आप इसको गाने के रूप में याद करो। पीएससी का, पीएससी मतलब पीएससी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, इसको मैंने पीएससी नाम दे दिया। तो कम से कम पीएससी का माजिल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, तो माजिल यहां से मुझे मिल गया, पीएससी का माजिल। फिर मैं एक ऐसे उटपटांग गाना बना देता हूं, हाई कोर्ट में सो गया। ये गाना 4 बार गाओ, पीएससी का माजिल हाई कोर्ट में सो गया, एक्टिविटी सीरीज अपने आप याद हो जाएगा। पीएससी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, माजिल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, हाई मतलब हाइड्रोजन, कोर्ट मतलब कॉपर, में मतलब मरकरी, सो मतलब सिल्वर, गया मतलब गोल्ड, हाई कोर्ट में सो गया। तो ये गाना आपको एक्टिविटी सीरीज में कभी कंफ्यूज नहीं होने देगा। इसका मतलब यह है कि सोडियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है उसके सॉल्यूशन से, अपने से नीचे वाले सबको हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम सोडियम को नहीं हटा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या जिंक एल्यूमिनियम को हटा सकता है सॉल्यूशन से, तो देखो जिंक एल्यूमिनियम से नीचे है, जिंक नहीं हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक को हटा सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। तो देख रहे हो कॉपर को जो आ रहा था हटा रहा था, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर लेड भी है, इससे ऊपर आयरन भी है, सब हटा सकता है कॉपर को। बट कॉपर लेड आयरन किसी को भी नहीं हटा सकता, अपने से नीचे वाले को हटा सकता है। तो ये याद रख लेना। उसी आधार पर अगर ये प्रश्न बन गया आपके सामने कि एक धातु एक्स धातु वाई को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से विस्थापित कर देती है, एक्स ने वाई को हटा दिया, तो एक्स ज्यादा रिएक्टिव है वाई से, परंतु जेड को उसके विलयन से विस्थापित नहीं किया। मतलब एक्स ने वाई को हटा दिया तो एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई, ये बात तो समझ में आ रही है। अगर जेड को भी कर देता तो एक्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता, लेकिन ये जेड को कर ही नहीं पा रहा है, तो एक्स से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया आपका जेड। समझ में आ रहा है ये प्रश्न? धातु एक्स धातु वाई को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो धातु एक्स ज्यादा रिएक्टिव है वाई से, लेकिन जेड को नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब एक्स से भी ज्यादा जेड है रिएक्टिव। तो इसका आंसर इसी हिसाब से हो जाएगा। तो एक्टिविटी सीरीज भी आपने समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ लिया, और जाते जाते कुछ पॉइंट यहाँ पे याद कर लो मेटल नॉन मेटल के संदर्भ में। कौन सा पॉइंट है भाई साहब? देखो, अधातुएं और उनके उपयोग नीचे सूचीबद्ध है। ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए किया जाता है, हाँ डन है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। फॉस्फोरस का उपयोग पटाखा बनाने में किया जाता है, ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन जैसी गैर धातु यानी अधातुओं का उपयोग फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, जो अच्छा चालक है, विद्युत के अच्छे चालक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, पोटेशियम ऑल्दो मेटल है। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। आयोडीन, ठीक है ना, ये पोटेशियम अलग से रख लेना, ठीक है ना इसको। आयोडीन अधातु है, पोटेशियम मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल ही है इसमें। आयोडीन, टिंचर आयोडीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रख लोगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये ग्रेफाइट, पोटेशियम, नाइट्रोजन। पोटेशियम एक अलग कैटेगरी में आ गया। और उसके साथ साथ और क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पावर हाउस है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है ना, मेटल के तौर पर। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप नहीं कर पाए। संक्षेप में पत्तियों को हरा रंग देने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, इट्स अ कंपोनेंट क्लोरोफिल का। पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के हृदय में एंजाइम्स में स्थित होते हैं। तो प्लांट के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसकी अपनी भूमिका होती है। बाकी आयोडीन, नाइट्रोजन, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, ये सब एक अलग कैटेगरी के पॉइंट्स है जो आप फैक्चुअल तौर पर याद रख लीजिए साइड में, ठीक है।
ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट हमने मेटल नॉन मेटल के लिए जितना हमारे लिए अभी जरूरी था हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे डिटेल में। एक्लोन एजुकेशन मोबाइल ऐप है, आप यहाँ पे अभी देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपको यहाँ से पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। पेड क्लास का ये डेमो वीडियो है। इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके और फिर कुछ प्रश्नों के जरिए पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।